नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लगातार राजनीतिक दल सक्रिय हैं और इसकी वजह यह है कि चुनाव आ रहे हैं। जी हां, कई राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव के मद्देनजर खेमेबंदी होना शुरू हो गई है। अब वो एनडीए की बात करें तो वो भी खेमेबंदी कर रही है, लगातार कर रही है। और इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या कांग्रेस का सक्रिय होना, वो पटना वाली जो बैठक हुई थी उसमें जो एक तस्वीर उभर कर सामने आई थी, क्या ये वजह है कि एनडीए अब लगातार, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है जो एनडीए का कुनबा है उसको बढ़ाया जाए और जो बिछड़े साथी हैं, जो पिछले चुनाव में या फिर पिछले वक्त में किन्हीं वजहों से साथ छोड़ चुके हैं, उनको भी साथ लेकर आया जाए? क्या है असल वजह, आज जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ हमारे साथ है। संजीव जी, क्या लग रहा है एनडीए में जो इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है कि आइए हमारे साथ आ जाइए, ऑफर दिए जा रहे हैं, लोगों को साथ जोड़ा जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीट जीत कर आई। उसके पहले 2014 में उसने 282 सीटें जीती। तो बहुमत का जो आंकड़ा है, मैजिक फिगर 272 का है। तो बहुत सेफली दोनों दफे उन्हें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बहुत सेफली बहुमत हासिल किया, सरकार भी बनाई। लेकिन उन्होंने एनडीए का जो एक स्वरूप था उसे जिंदा रखा और पहली दफा भी जो सहयोग था 30 या उससे कुछ ज़्यादा दलों का, कुछ ज़्यादा सीटों का सहयोग उन्हें मिल रहा था सहयोगियों की तरफ से 2019 में, और 2014 में तो करीब 50 सीटें थी ऐसी जो कि सहयोगियों की तरफ से आ रही थी। तो इस आइडिया को ज़िंदा रखा गया कि एनडीए होता है कुछ और एनडीए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एनडीए 2 की सरकार है। पर 2019 में बहुमत जब 303 का आया और ये सन 84 के बाद पहली दफ़ा था कि किसी पार्टी ने इतना बड़ा बहुमत अपने दम पे हासिल किया था, तो भारतीय जनता पार्टी में एक स्वभावतः जो होता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो विचार आया। तो हमने देखा कि धीरे धीरे पहले शिवसेना, उसके बाद से अकाली दल और उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड, ये जो 3 सहयोगी थे, ये तब के सहयोगी थे जब एनडीए 2 फॉर्म भी नहीं हुआ था। एनडीए 1 के ज़माने के 90 के दशक में साथ आए थे अकाली दल, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई छू नहीं रहा था, साथ आना नहीं चाह रहा था, उस दौर में शिवसेना साथ आई थी। और जब गठबंधन टूटा मुख्यमंत्री के पद के सवाल पर 2019 के चुनाव के बाद, तो आपको याद होगा कि यही कहा गया था जो सबसे पुरानी सहयोगी है शिवसेना वो अलग हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आपने देखा कि किसान कानून जब आए तो अकाली दल ने बहुत कोशिश की सरकार को मनाने की, कहा कि देखिए साहब, ये किसानों वाली हमारी पार्टी है और ये अगेंस्ट चला जाएगा। वो नहीं माने और उनको मजबूरन सरकार से निकलना पड़ा, उन्होंने जाने दिया, उनकी नहीं सुनी। फिर जनता दल यूनाइटेड के नीतीश बाबू, वो तो आप जानते ही हैं, वो साथ भी आए, अलग भी हुए। तो ये जब सब चले गए तो भी फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक इस बात को हम लोगों ने आकार लेते देखा कि पटना में एक बैठक होती है। उस बैठक में कुछ नहीं निकला, केवल नेता आकर के बैठे। उस बैठक के होने के बाद, जो कि 23 जून को हुई, हमने अचानक देखा कि एक बेकरारी सी भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेतृत्व है उसमें दिखी कि भाई अपने जितने पुराने सहयोगी हैं उन्हें जोड़िए, उन्हें वापस लाइए और फिर से एनडीए का वो जो कुनबा है वो जिस तरह से पहले हुआ करता था उसे फिर से तैयार किया जाए। और आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो पटना वाला जो ग्रुप है उसकी अगली बैठक 17-18 प्रस्तावित है बेंगलुरु में। पर उस ग्रुप के बारे में ये भी अभी तक यकीन नहीं है कि जितने वहाँ थे उतने बेंगलुरु में होंगे भी या नहीं होंगे। बस एक सिद्धांत में तय है कि सभी लोग जाएंगे, लेकिन बहुत सी उसमें कंडीशंस आ गई हैं। बावजूद इसके एनडीए व्यग्र है,
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता घूम घूम करके लोगों से बातें कर रहे हैं और जितने वो लोग जो कि सहयोगी हो सकते हैं 2024 के मद्देनज़र उनको जोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने पहले बात की थी कि दो राज्य, एक तो बिहार और महाराष्ट्र, ये कुल मिलाकर ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बिहार में तो स्थिति खैर जस की तस बनी हुई है। महाराष्ट्र में जो स्थिति है, अब तो जो पवार साहब थे छोटे वाले, अब वो भी इधर से इधर आ गए हैं। जो शिवसेना का आधा धड़ा है वो भी टूटकर इधर आ गया है। वहाँ किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? उस राज्य को लेकर स्पेसिफिक क्या नज़र आ रहा है? देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई पूरा विपक्ष एक हो जाएगा, और ये सन 77 का जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट था कि इंदिरा जी के खिलाफ तमाम विपक्ष ने एक उम्मीदवार खड़ा करने का मन बना लिया, कुछ उस तरह से जब कॉन्सेप्ट आया और उस वक्त सफल हुई थी विपक्ष। उसके बाद सन 89 में भी जब राजीव गांधी 400 सीटों से ऊपर से थे और 200 भी नहीं ला पाए थे, जब विपक्ष ने एक होकर के उनको टक्कर दिया था, तो सरकार को शायद ये बात समझ में आई कि अगर 1 to 1 की फाइट हो जाती है तो बहुत सी ऐसी जगहें होंगी जहां त्रिकोणीय संघर्ष की वजह से लाभ हुआ है, तो आमने सामने के संघर्ष में कहीं नुकसान ना हो जाए। और कहने को 303 सीट अपने दम पर, ये बात तो सच है, लेकिन जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है 272, उससे 303 सीट तो 31 सीटें ही ज़्यादा हुई। तो फिर ऐसे में ये सोचा गया कि हमें अपने परिवार को बढ़ाना पड़ेगा और साथियों को जोड़ना पड़ेगा, ताकि अपने दम पर जो बहुमत लाने का सिलसिला पिछले 2 बार से है वो कहीं प्रभावित न हो जाए। एनडीए के तमाम नए लोगों को जोड़ना और पुराने लोगों को एकत्रित करना, उसके पीछे ये मसला नहीं है कि गठबंधन बड़ा बन जाए। मसला उसके पीछे ये है कि जो हम 282 और 303 लेकर के आए हैं, इसमें छलना ना हो। और वो कैसे होगा? जब सहयोगी हमारे बीजेपी के वोट्स में जोड़ेंगे, हमारे उम्मीदवारों को जिताएंगे। तो उसके बाद अब प्रयोग धर्मिता की बारी आई। भाई अब एक्सपेरिमेंट शुरू हो, तो जो जैसे जहां पर सेट होता है उसको वैसे वहां पर सेट करने की कोशिशें शुरू हुई। और देखिए, सामने चुनाव है तो साम दाम दंड भेद होगा। पटना की बैठक हो गई, उसके बाद फिर बेंगलुरु की बैठक अनाउंस हो गई। ये विपक्षी खेमा में हो रहा है। सरकारी खेमा में हमने महाराष्ट्र का, जैसा कि आपने पूछा, प्रकरण देखा। वहाँ पर जो स्थिति थी उसमें ये था कि उद्धव ठाकरे की सरकार के गिरने के बाद, जो कि कांग्रेस और एनसीपी की मदद से चल रही थी, एक स्वाभाविक सिंपैथी, सहानुभूति की लहर खास तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए थी। और ऐसा प्रतीत होने लग गया था, भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है कि उसके अपने रणनीतिकार हैं, उन्हें तो महसूस हो ही रहा होगा कि एकनाथ शिंदे के ये जो 40 विधायक तोड़कर लाए गए हैं, ये रह भी जाते हैं, हालांकि अभी भी इनकी अयोग्यता पर तलवार लटकी हुई है, अगर ये रह भी जाते हैं तो क्या ये अगले चुनाव में कामयाब होंगे? क्या जनता जो है वो उद्धव की तरफ ज़्यादा जा रही है? ये चलने लगा दिमाग में। और उसके बाद ये तय किया गया कि साहब इस कुनबे को बढ़ाना होगा। दूसरी वजह ये थी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर के अभी भी एक ऐसा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बना रहे थे जो कि मत प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के द्वारा इकट्ठा किया जाता उससे ज़्यादा बड़ा मत प्रतिशत साबित हो रहा था। तो ऐसा लगा कि जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा तो ये कुनबा बड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए ये नया प्रयोग हुआ। अजीत पवार तो पहले से ही तैयार बैठे थे, उन्हें लिया जाए या नहीं लिया जाए इस बात की गणना करनी थी। और यही किया गया कि जिस फॉर्मूले के आधार पर पहले एकनाथ शिंदे को लाया गया था, कुछ उसी फॉर्मूले के आधार पर अजीत पवार को लाया गया। ये बैकफायर तो नहीं करेगा बीजेपी को? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से नाम ले लेकर बाकायदा बता रहे थे कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला और ये घोटाला वो घोटाला, और उन्हीं को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो ये बैकफायर करने वाली चीज़ें तो अब नहीं होंगी महाराष्ट्र में। और ये जो
गुट बन रहा है, जो महागठबंधन बन रहा है, उसमें एनसीपी भी जो है एक साझेदार है, शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं इसमें, तो इस बात का फ़ायदा हो जाए। आपकी बात से मुझे स्मरण आता है कि जब ये पूरा महाराष्ट्र में सियासी खेल हुआ और उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार, तो मैंने एक भी ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के किसी नेता के द्वारा एकनाथ शिंदे को या अजीत पवार को या देवेंद्र फडणवीस को या भारतीय जनता पार्टी इकाई महाराष्ट्र को नहीं देखा। अमूमन ऐसा वो कर देते हैं, सरकार में कोई आकर जुड़ता है, अपने समर्थक विधायकों के साथ जुड़ता है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि 288 की जो सदन है महाराष्ट्र, उसमें 200 से ज़्यादा हमारे विधायक हो चुके हैं, इस सरकार के समर्थक विधायक। जब इतनी अच्छी स्थिति थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से बधाई क्यों नहीं गया? बहरहाल आपने कहा कि बैकफायर करेगा या न करेगा। देखिए, एक होती है गणित और एक होता है रसायन, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में चुने हुए एमएलएज को तोड़ लिया गया है, चुने हुए जो एमएलएज थे उन्हें तोड़ लिया गया है, तो ये मैथमेटिक्स हो गया। जो केमिस्ट्री होता है उसमें सत्ता की चाबी जनता के पास होती है। अब ये चुने हुए वापस जाके जीत जाएंगे ना, ये चुने हुए लोग जो है वो लोकसभा चुनाव में वोट दिलवा देंगे ना। अब ये प्रश्न का जवाब हाँ और ना दोनों में आ जाता है, क्योंकि अमूमन लोग नाराज होते हैं कि आपको चुन के हमने भेजा इस गठबंधन के लिए, आप चले गए उस गठबंधन में। तो कई बार देखा है कि हरवा देते हैं। सिंधिया जी तोड़ करके गए और कहा जाता था कि भाई उनका तो ग्वालियर चंबल संभाग अपना एकदम टर्फ है, उनके भी कुछ विधायक हार गए जो तोड़ करके गए थे। बिल्कुल। वो नाराज हो गए, वो हार गए। तोड़ करके सरकार येदियुरप्पा जी की बनी और बाद में बोम्मई साहब की बनी। आपने कर्नाटक में देखा कि सबों को हरवा दिया, हालांकि कई के टिकट काट भी लिए थे, बावजूद जो बच्चे उनको हरवा दिया। तो ये जनता के हाथ में होता है, ये तय होना बाकी है। तो एरिथमेटिक तो बहुत अच्छा हो गया है कि भाई 200 से ज़्यादा 288 में, लेकिन ये फ्रूट्स यील्ड करेगा क्या, इस पर अभी संशय है। लेकिन इस संशय को आप एक तरफ रखें तो आप ये भी महसूस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पिछले रविवार को ये प्रकल्प हुआ, पिछले रविवार को, और अभी तक वहाँ पर जो पोर्टफोलियोज हैं मंत्रियों के वो भी नहीं बांटे जा सके। वहाँ तो नाराजगी है कि जो शिंदे विधायक हैं वो इंतजार करते रह गए, उधर दूसरे आए, दूसरों को मंत्री पद दे दिए गए। ये तो एक चलिए एक अलग चीज हो गई, राज्य विशेष की बात अलग नहीं है। देखिए, इसमें आप गणित देखिए कि फायदे नुकसान के लिए आप सियासत में खेल करते हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी के पास 288 के सदन में 105 सदस्य हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो चुनाव जीते हैं। 105 सदस्य हैं पर उनके पास 10 मिनिस्टर हैं। एकनाथ शिंदे के पास मात्र 40 विधायक हैं, उनके भी 10 मिनिस्टर हैं। और अभी अजीत पवार साहब के पास कितने हैं ये स्पष्ट नहीं हुआ है, कागज पे है कि 40 आ गए हैं, स्पष्ट कि अभी तक हुआ नहीं है। उनके भी 9 मंत्री, तो जो 105 वाले हैं उनके भी 10 ही मंत्री, जो 40 वाले हैं उनके भी 10 मंत्री, और जो नंबर से स्पेसिफाइड नहीं है 31 है कि 32 है कि 40 है उनके भी 9 मंत्री। तो फायदा क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को? अपने वहां नाराजगी ज्यादा है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम, और पहले तो आपने उन सीएम को डिप्टी सीएम बना लिया, अब डिप्टी सीएम जो था उसको भी 1/2 कर दिया। हाँ, है ना। पहले जो पावर थी उसको भी आपने डिवाइड कर दिया। तो इस पूरे गुणागणित में भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग ये सोच रहा है कि अगर दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, ये क्या हुआ, क्या आखिरकार हमें क्या हासिल हुआ, क्या हम 2024 के लिए उस तरह से तैयार हो गए हैं। और उद्धव ठाकरे से लड़ाई किस बात पे हुई थी? मुख्यमंत्री के पद पर। तो मुख्यमंत्री का पद अगर दे दिया होता तो कम से कम मंत्री तो अपने होते सारे। नहीं तो 2.5 साल वाला था ना, तो 2.5 साल तो रह लिए। अब शिंदे साहब है तो वो पूरा 5 साल शिवसेना का है, तो चुनाव तो आ गया सामने। अगले ही साल चुनाव है, तो बीजेपी कुल मिलाकर तो न मंत्री न मुख्यमंत्री मिले। मुख्यमंत्री तो अभी भी नहीं मिले, उद्धव को दे देते तो तब भी ना मिलते। और
मंत्री भी नहीं मिले। तो असंतोष जो है दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और बहुत जायज़ भी है कि 105 विधायक अगर जीत के आए और आपके 10 मंत्री, और मैं आपको बताता चलूं उसमें 2 जो हैं वो कांग्रेस से जो आए थे वो हैं, यानी कि कोर जो बीजेपी है उसके केवल 8 लोग हैं। तो ये महाराष्ट्र की बात हो गई। अब गुणा गणित करके जो कुनबा है बनाया गया है। तो अब इस बार जो बैठक होने जा रही है 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में, उसमें एनसीपी की तरफ से अजीत पवार आएंगे, एक कुनबा उनका बढ़ा, शिवसेना रिप्रेजेंट करते हुए एकनाथ शिंदे आएंगे। तो 2 कुनबा आपका वहां पर बन गया है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखा जाए आज के वक्त में, और ये जो कुलबुलाहट है ये क्या कांग्रेस की वजह से ही है, और कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है इसी वजह से है कि ज़रूरत पड़ रही है कि हम जाके साउथ, अब बातें तो ये भी चल रही हैं कि प्रधानमंत्री तमिलनाडु की किसी सीट पर जाकर चुनाव लड़ लें, हो सकता है काशी में ना लड़े, ये बातें निकल कर भी सामने आ रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उत्तर में उनको सीटों का नुकसान हुआ कांग्रेस के मजबूत होने से तो वो दक्षिण से अपनी भरपाई कर पाए, इसलिए ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा अभी फ्रेमवर्क सामने आया नहीं है। कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है, कुलबुलाहट की वजह क्या ये है माना जाए? देखिए, कांग्रेस की स्थिति का आकलन करने से पहले विपक्ष की स्थिति के बारे में बात करें, क्योंकि पहले विपक्ष कांग्रेस को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब थोड़ा बहुत करने लगा। तो विपक्ष के अंदर एक भावना आई कि आप गैर भाजपा गैर कांग्रेस की एक लाइन जो शुरुआत में ली गई थी, आपने कुछ नेताओं के द्वारा देखा हो गया, ली गई थी, वो बहुत मतलब एक नॉन स्टार्टर की तरह थी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं थी। कांग्रेस के हक में बात आ गई कर्नाटक के जब नतीजे आए तो उसने कई भ्रांतियों को तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी 65 पर, और 65 दूना 130, उनके पास 135 आ गए। तो उन्हें लगा कि बहुत से लोगों को लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को हरा देने का जो मादा है वो अभी भी इनमें शेष है, और गिरी सी गिरी स्थिति में वो जितनी सीटें लड़ेंगे और उनके जितने एमपीज बनेंगे वो हमेशा भारतीय विपक्ष किसी भी दल से ज़्यादा होगी कांग्रेस की। तो कांग्रेस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और इसमें क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार ने इस पूरी योजना को बहुत तरीके से सजाया, और उनके एक एक स्टेप को अगर आप पीछे जाकर के पढ़िए तो लगता था कि वो इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। वो चाह रहे थे कि इसी तरह सब लोग साथ बैठ जाएं। इस प्रक्रिया में आपने देखा कि एक नॉन कांग्रेस नॉन भाजपा दल बन चुका है, और वो अरविंद केजरीवाल के रूप में या फिर केसीआर के रूप में, आंध्र प्रदेश के नेता वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के रूप में, ये नवीन बाबू के रूप में वो दिख रहा है। पर उसके अलावा जो विपक्ष है वो साथ में दिखने लगा है, जिसका परिणाम बेंगलोर की बैठक होने जा रही है। तो इन सबका मिला जुला असर है कि कांग्रेस की अपनी स्थिति, जो मूल क्वेश्चन आपका है, वो थोड़ी बेहतर हो गई है। और एक ये स्थिति हम कहें कि मोरल प्रेशर जैसे अखिलेश पर है कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस को अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, तो एक मोरल प्रेशर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि आप बार बार उन्हीं राज्यों में क्यों लड़ जाते हैं जहां कांग्रेस की दावेदारी है, ये बनने लगा है, जो कि कांग्रेस के फेवर की बातें हैं। तो ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रयास से कांग्रेस को फायदा हुआ है, और शायद यही वजह है कि बार बार अब अमित शाह गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2 चेहरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का, और इन्हीं के बीच टक्कर होनी है। जबकि ना विपक्ष ने डिसाइड किया है और कांग्रेस भी खुल के कह नहीं रही है कि हाँ राहुल गांधी हालांकि वैसे ही वो अब लड़ पाएंगे इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे इस पे ही सवाल हो गया है। तो लेकिन अगर अमित शाह जी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात में तो दम होगी, उनकी बातों में दम होती है। और इसीलिए देखिए चाणक्य कहे जाते हैं, कुछ न कुछ तो गणित होता है उनकी बातों में। हो सकता है कि राहुल गांधी को सामने रख करके जीत आसान होती हो, तो इस कारण से भी कहते हैं। लेकिन उनके जो प्रयास हैं, महाराष्ट्र की बात आपने कर ली, उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश से मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ गुजरात में है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आप 80 सीटों में आज की तारीख में 62 सीटों पर हैं। और यहाँ सिर्फ जादू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, यहाँ योगी आदित्यनाथ का भी। यहाँ तो सही मायने में डबल इंजन, हाँ डबल फोर्स है यहाँ पे, ये तो सही है। और आप उस राज्य में आप चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, कुनबा मेरा बढ़ जाए। जिस राज्य ने आपको 2014 में 73 सीटें दी थी, 71 + 2 सहयोगियों की, जिसने 62 सीटें दी हैं,
2019 में, वहाँ भी आप चाह रहे हैं कि हमारा आंकड़ा बढ़ना चाहिए, हमें सहयोगी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ओपी राजभर से जो सुभा सपा पार्टी है उनके साथ गठबंधन है करने के लिए, और उनके कहा जाता है कि पूरब में करीब करीब 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर थोड़े थोड़े राजभर समाज के लोग हैं और उसका फ़ायदा होता है। विधानसभा में अखिलेश यादव को फ़ायदा हुआ था और उनको, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि अंदर खाने की इतनी तेज़ी से प्रगति हुई कि जयंत चौधरी से भी भारतीय जनता पार्टी संपर्क में आ गई, और जो स्थिति सुभा सपा की, ओपी राजभर की पूरब में है, वही स्थिति जयंत चौधरी की पश्चिम में है। यहाँ भी 16-17 ऐसी सीटें हैं जिस पर जाट बहुल मत जो हैं वो हैं, और अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की अपने वोट्स और ये दोनों भी अगर उनमें मिल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। ये उनके अंदर एक कैलकुलेशन तो आ गया, वो अकेले नहीं जा सकते हैं, उन्होंने ये भी तय किया, और उनको सहयोगियों की ज़रूरत है। अब वो सहयोगी विपक्ष वाले क्यों नहीं अपनी तरफ खींच पाए, क्या वजह हो गई? पहले तो हम लोगों ने यही सुना कि ओपी राजभर जो है वो समाजवादी पार्टी के करीब थे, वो कब छिटक गए? मैंने तो इंटरव्यू भी किया, मैंने उनसे पूछा, इस बारे में जिक्र हुआ कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, तो वो मतलब खुलकर स्पष्ट रूप से बता रहे हो कि नहीं हम इनके साथ ही जाएंगे, ये नहीं था। तो यानी कि ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि जिसके साथ थे आप उसे ही कह रहे हैं, तो एसी से नहीं निकलते हैं, बताइए, उन्हीं को आप बातें ये सब सुना रहे हैं, ऊपर से आप खुल के ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम 24 पे, आप कह रहे हैं कि हाँ हमें विपक्ष बुलाता तो हम पहुंच जाते, और उससे भी ज्यादा तो जो बुला रहा है उसके साथ पहुंचे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। योगी जी के काम को कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर अब देखिए आपकी बातों से यही लगता है कि राजभर को संभाला जा सकता था, उनको मिस किया गया गठबंधन के द्वारा। और दूसरी तरफ जयंत चौधरी तो और भी ज़्यादा, ओपी राजभर के बारे में तो लगा करता था कि वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। जयंत चौधरी तो साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके थे और लगता था कि वो अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा सीट हासिल करने में मदद भी की थी, बावजूद उसके वो छिटक गए, और सुना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो कुनबा बढ़ाने की ये जो एक बेकरारी है, आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ मजबूत है वहाँ भी है, और फिर बिहार चल लीजिए। बिहार तो सबसे बड़ा क्लासिक केस आज की तारीख में हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार जो सहयोगी हैं वही सबसे बड़े विरोधी हो गए हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो मिले सहयोगी उनको सहयोगी बनाना चाह रही है। देखिए मांझी टूट कर उधर जा रहे हैं मांझी टूट के निकल के आगे मिल गए, उनको कहा आइए, उनके साथ गठबंधन हो गया। वो जो वीआईपी पार्टी है उनके साथ भी तैयार है मुकेश सहनी। उसके अलावा कुछ और भी दल है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि और उसके अलावा वो जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको भी ले आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी को विखंडित कराने में नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी साथ लगी थी। उस दौर में 2 पार्ट करवाया और फिर 5 सांसदों वाले गुट को अपने साथ मिला करके चिराग पासवान के चाचा को मंत्री भी बनाया। और अब मैं देख रहा हूं कि सारा जोर लगा हुआ है कि चिराग पासवान किसी तरह से हमें ज्वाइन कर लें। पता है ना कि चिराग पासवान वोट लाएंगे, उनके चाचा जितना वोट लाएंगे उससे कई गुना ज्यादा, या फिर कहा जाता है जितने % वोट है वो सारा वोट जो है तो उन्हीं की तरफ, चाचा की तरफ ज्यादा वोट नहीं है। उनके पास भले ही वो टूट कर चले गए हो उनके साथ, लेकिन जो शक्ति है वो तो वहीं पे है। अब आपने वही बात कह दी जो गणित और रसायन की बात हम लोग कर रहे थे। गणित उद्धव के पास जो शक्ति है वो रही सही स्थिति में भी ज्यादा है कंपेयर टू। अब शिंदे साहब बैठ गए हैं, ये अलग बात है। तो अब ये देखिए, मैं देख रहा हूँ कि चिराग पासवान ने कोई बहुत हड़बड़ी नहीं दिखाई, वो पॉजिटिव हैं, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, ये तो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी वो कुछ शर्तें भी गिना रहे हैं। साहब आप देखिए, इतनी ये हमारे मसले हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत एक्टिवली कोऑपरेट कर रही है। कितनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 303 सीटों वाली पार्टी, और चिराग पासवान अकेले लोन एमपी हैं, लेकिन वो एकदम बराबरी के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हर वो वोट जो काम का है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, कुनबा बढ़े, क्योंकि विपक्ष का कुनबा बढ़ रहा है। और करीब 5 से 6% के आसपास पासवान समाज के वोट हैं,
और वो रामविलास पासवान की लेगेसी कही जाते हैं। कहा यही जाता है कि वो पार्टी जिधर जाती है वो पूरा समाज भी उधर चला जाता है। तो वो ट्रांसफ़र कराने की वो जो ताकत है उसको मिस नहीं करना चाहते हैं वो। और उसके लिए जो मौजूदा मंत्रिमंडल में हैं उनको लगता है जैसे बाहर का रास्ता भी दिखाने का मन बनाया जा चुका है, नए व्यक्ति को लाने का रास्ता बनाया जा चुका है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कुनबा बढ़ाना, और अब जब नीतीश साथ नहीं है तो बिल्कुल आ जाना चाहेंगे वो। तो और जाहिर है कि उन्होंने इसके पहले 2 बार प्रचार किया और जहाँ जहाँ वो उपचुनाव जीते, 2 जगहों पर जीते, वहाँ जीत का फासला 4 से 5 हज़ार का ही था। तो ये तो था कि भाई 7 दलों के कुनबे को हरा दिया, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, लेकिन उसमें जब 4-5 हज़ार से आप जीत रहे हैं तो हर नेता जो कैंपेन करेगा वो कहेगा ही कि आप मेरी वजह से जीते। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मैं नहीं जाता तो आप हार जाते, क्योंकि इतने वोट और इससे ज़्यादा वोट तो हमारे आए आपके पास। तो ऐसी स्थिति में कुनबा बढ़े ये ज़रूरी है। और 2024 की लड़ाई कुनबे की लड़ाई हो गई है, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल, बहुमत के साथ वाली दल, लेकिन उससे भी हड़बड़ी है। और वो हड़बड़ी किस वजह से? तो एक बैठक पटना में हुई और अगली बैठक बेंगलुरु में हो रही। चलिए, एनडीए वर्सेस यूपीए कितना होगा? और क्योंकि अमित शाह जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है 2024 का, ये फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता, बड़ा चेहरा उनके बीच में होने जा रहा है। आपने आखिर में वो मेंशन करना छोड़ दिया, अकाली दल के साथ मित्रता। हाँ, अकाली उनको भी जोड़ लिया जाए और उधर टीडीपी को भी जोड़ लिया जाए। हाँ, और उधर कर्नाटक में भी कुमारस्वामी को भी जोड़ लिया जाए। मतलब इनसे भी संपर्क हो रहा है। परिवार जितना बड़ा बने, है ना। अब ये छोटे परिवार की राजनीति नहीं है, बड़े परिवारों की राजनीति है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इसको लेकर, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।